नमस्कार, मनी 9 के खास शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस वीकली शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी दालमिया भारत ने अपनी उत्पादन क्षमता को लगभग 3 गुना बढ़ाने की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत कंपनी साल 2031 तक अपनी सीमेंट क्षमता को बढ़ाकर सालाना 12 करोड़ टन करेगी। इस क्षमता विस्तार योजना पर कंपनी 19,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। फिलहाल कंपनी के 10 राज्यों में फैले 14 सीमेंट प्लांट्स और ग्राइंडिंग यूनिट्स की सालाना क्षमता 4.11 करोड़ टन है। आपको बता दें कि इस क्षमता विस्तार के जरिए कंपनी की अदानी ग्रुप और सीमेंट क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को टक्कर देने की योजना है। पिछले साल दिसंबर में दालमिया भारत ने 94 लाख टन की सालाना क्षमता वाले जेपी समूह का 5,666 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया गया था। कंपनी का कहना है कि जेपी समूह के अधिग्रहण से मध्य भारत और उत्तर भारत के बाजार तक पहुंच बढ़ेगी। 12 जून को दालमिया भारत और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर करीब आधा से 1% की बढ़त लेकर बंद हुए थे। दूसरी खबर, स्पेशलिटी रिटेल कंपनी गो फैशन के शेयरों में सोमवार 12 जून को 12% से ज्यादा हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर में कमजोरी देखने को मिली। एनआईसी के आंकड़े बताते हैं कि 9:16 तक कंपनी के 67,70,000 शेयरों का सौदा हुआ, जो कि कंपनी के 12.73% हिस्से के बराबर है। एक्सचेंज के ब्लॉक डील के आंकड़ों के अनुसार यूएस की वेंचर कैपिटल फर्म सिक्वोया कैपिटल की भारतीय सहयोगी कंपनी सिक्वोया कैपिटल इंडिया इन्वेस्टमेंट्स 4 ने 1136 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर कंपनी के 54,98,000 शेयर बेचे हैं, जो कि कंपनी के करीब 10% हिस्से के बराबर है। इस सौदे की वैल्यू 625 करोड़ रुपए की थी, जिसके जरिए सिक्वोया कैपिटल ने गो फैशन में अपना बाकी बचा हिस्सा भी बेच दिया है। 12 जून को गो फैशन का शेयर करीब 5% गिरकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, नागपुर की शारदा एनर्जी ने दिवालिया कंपनी एसकेएस पावर के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है। शारदा एनर्जी ने एसकेएस पावर के लिए 1800 करोड़ रुपए की बोली जमा की है। गौरतलब है कि कंपनी की बोली से लेंडर्स यानी कर्जदाताओं के 100% बकाये की भरपाई हो जाएगी। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि एसकेएस पावर ने टोरेंट ग्रुप के अलावा नवीन जिंदल ग्रुप की जिंदल पावर को पछाड़कर ये बोली जीती है। एसकेएस पावर के पास छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट का पावर प्लांट है, जिसे एनटीपीसी चला रही है और उसके लिए फीस चार्ज कर रही है। सोमवार 12 जून को शारदा एनर्जी का शेयर 8% उछला और दिन के दौरान शेयर ने 1389 रुपए की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ। चौथी खबर, ग्लेनमार्क फार्मा की एपीआई कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को खरीदने के लिए 2 कंपनियां आमने सामने हैं। इन 2 कंपनियों में अहमदाबाद से निर्मा ग्रुप के अलावा अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म्स पीएजी सीएक्स पार्टनर्स और समारा कैपिटल की ओर से समर्थित एपीआई प्लेटफॉर्म सेकमेट का नाम शामिल है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 22 में हमने आपको बताया था कि निर्मा के अलावा 3 पीई कंपनियां ग्लेनमार्क लाइफ को खरीदने की दौड़ में शामिल हैं। दरअसल ग्लेनमार्क फार्मा की ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 82.85% हिस्सेदारी है और इस डील की रकम से ग्लेनमार्क फार्मा अपना नेट कर्ज कम करना चाहती है, जो मार्च 2023 के अंत तक 2,904 करोड़ रुपए पर था। 12 जून को ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर करीब 1/4% और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का शेयर करीब 4% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। पांचवी खबर, न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल की विदेशी करेंसी में $2 अरब का लोन लेने के लिए बैंकों से बातचीत चल रही है। ये लोन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग यानी ईसीबी रूट से लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल क्षमता विस्तार खर्च पर होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस लोन की अवधि 3 से 5 साल हो सकती है और इस लोन का कुछ हिस्सा सितंबर में मैच्योर हो रहे लोन का भुगतान करने पर भी हो सकता है। इस लोन के लिए कंपनी की बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ बातचीत चल रही है। पिछले साल अगस्त में कंपनी ने 5 साल में ऑयल टू केमिकल बिजनेस के विस्तार पर 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी, पर ऊंची ब्याज दरों के दौर में कंपनी की ओर से लिए जा रहे इस लोन को लेकर बाजार में काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। 16 जून को आरआईएल का शेयर करीब 1% की मजबूती लेकर बंद हुआ। अगली खबर, टाटा ग्रुप इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि टाटा ग्रुप ने ईवी बैटरी में चाइना के एकाधिकार यानी मोनोपोली को तोड़ने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए ग्रुप की लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर ऑटो और एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए बैटरी उत्पादन की योजना है। इतना ही नहीं, इस ग्रुप की कम एनर्जी खर्च और सस्ती लेबर के दम पर बैटरी का एक्सपोर्ट हब बनने की भी योजना है। टाटा सन्स ने इस बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है और ऑपरेटिंग खर्च कम रखने के लिए गुजरात सरकार के साथ प्लांट लगाने के लिए
बातचीत भी चल रही है। दूसरी खबर यह है कि वित्त वर्ष 2026 तक टाटा मोटर्स की विदेशी सब्सिडरी JLR की 3 अरब पाउंड का सालाना निवेश करने की योजना है। JLR ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इस योजना का खुलासा किया, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा किया गया था। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2030 तक JLR की 30 अरब पाउंड से ज्यादा की बिक्री का लक्ष्य है और वित्त वर्ष 2024 में कंपनी 28 अरब पाउंड से ज्यादा बिक्री की उम्मीद लगाकर चल रही है। 13 जून को टाटा मोटर्स का शेयर करीब 1/4% गिरकर बंद हुआ था। सातवीं खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहली ये कि वेदांता की सहयोगी कंपनी स्टरलाइट कॉपर ने तमिलनाडु की थुथुकुडी यूनिट में कामकाज दोबारा शुरू करने के लिए EOIs यानी बोलियां आमंत्रित की हैं। ये बोलियां प्लांट को दोबारा शुरू करने से जुड़ी गतिविधियों के लिए मंगवाई गई हैं। हालांकि ये बोलियां तब मंगवाई गई हैं जब कंपनी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है। 4 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को केवल मेंटेनेंस यानी रखरखाव से जुड़ा काम करने की अनुमति दी थी। इस मामले में अंतिम सुनवाई अगस्त 2023 में होने वाली है। आपको बता दें कि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी TNPCB के ऑर्डर के चलते करीब 5 साल पहले इस प्लांट को बंद कर दिया गया था। 13 जून को वेदांता का शेयर मामूली बढ़त लेकर बंद हुआ। दूसरी खबर यह है कि वेदांता ने अपनी सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZL से मिली रॉयल्टी की रकम को अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड या VRL को ट्रांसफर कर दिया है। VRL के टॉप मैनेजमेंट ने कंपनी की एनुअल इन्वेस्टर कॉल में बॉन्ड होल्डर्स को यह जानकारी दी है। हिंदुस्तान जिंक ने पहली बार अपनी सालाना आय का 1.7% हिस्सा भारत में लिस्टेड वेदांता को भुगतान किया है। वेदांता ने पिछले साल VRL को अपनी सालाना आय का 2% हिस्सा रॉयल्टी के तौर पर ट्रांसफर किया था, पर इस बार इस रकम को बढ़ाकर 3% कर दिया गया। आपको बता दें कि HZL से इनडायरेक्टली मिली रकम से VRL को 31 मई तक अपने $50 करोड़ के बॉन्ड्स का भुगतान करने में मदद मिली है। 14 जून को वेदांता का शेयर करीब 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। आठवीं खबर, खाद्य और FMCG उत्पाद बनाने वाली कंपनी पतंजलि फूड्स ने अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए की बिक्री और 5,000 करोड़ रुपए का EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा हासिल करने के लिए एक आक्रामक योजना बनाई है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 1577 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा दर्ज किया था। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 886 करोड़ रुपए रहा था, जो वित्त वर्ष 2022 में 806 करोड़ रुपए के आसपास था। पतंजलि समूह के प्रमुख स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि फूड्स अपने कारोबार के विस्तार के लिए खाद्य उत्पाद और FMCG कारोबार को बढ़ाने पर केंद्रित करेगी। साथ ही बड़े पैमाने पर पाम की खेती पर भी ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि पतंजलि फूड्स लिमिटेड का नाम पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज था, लेकिन पतंजलि समूह ने सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत इसका अधिग्रहण कर लिया था। 13 जून को पतंजलि फूड्स का शेयर 2% की बढ़त लेकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA ने 2 व्हीलर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। कंपनी के खिलाफ कथित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में जांच का आदेश दिया गया है। दरअसल ये मामला फंड डायवर्जन से जुड़ा है, जिसके चलते जांच शुरू करने के लिए कहा गया है। जनहित के तहत शुरू की गई ये जांच हीरो मोटोकॉर्प से जुड़ी कुछ कंपनियों के असली स्वामित्व को लेकर होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प के अलावा मंत्रालय सॉल्ट एक्सपीरियंसेस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी SEMPL की भी जांच करेगा। इस कंपनी के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प से जुड़ी इकाई होने का संदेह है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि MCA से उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। पर 15 जून को हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, भारत का टेलीकॉम बाजार एक तरह से 2 कंपनियों के कब्जे में आ चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान टेलीकॉम सेक्टर की कुल बिक्री में रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल की हिस्सेदारी को मिलाया जाए तो आंकड़ा 72% तक पहुंचता है और बाकी का 28% हिस्सा वोडाफोन आइडिया, BSNL और MTNL के पास है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय एयरटेल और जियो की हिस्सेदारी 70% और 19-20 के दौरान 60% हुआ करती थी। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023 में रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल की बिक्री 18.6% बढ़कर 1,67,000 करोड़ रुपए रही थी, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 1,40,000 करोड़ रुपए पर था। बीते वित्त वर्ष में इंडस्ट्री की बिक्री 16.2% बढ़कर 2,32,000 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले वित्त वर्ष में यह बिक्री 2 लाख करोड़ रुपए पर थी। 13 जून को RL का शेयर करीब 1.5% चढ़कर और एयरटेल का शेयर करीब 1/4% गिरकर बंद हुआ था। 11वीं खबर, विंड एनर्जी सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली दिग्गज कंपनी आइनॉक्स विंड के बोर्ड ने इस हफ्ते आइनॉक्स विंड एनर्जी को खुद के साथ विलय करने की योजना को मंजूरी दे दी है। रणनीतिक फैसले के तौर पर की गई इस मर्जर की घोषणा के लिए 1 जुलाई 2023 की डेट निर्धारित की गई है। इस प्रस्तावित मर्जर योजना के तहत आइनॉक्स विंड एनर्जी के शेयरधारकों को हर 10 शेयरों के बदले में आइनॉक्स विंड के 158 शेयर जारी होंगे। यही नहीं, आइनॉक्स विंड एनर्जी के शेयरधारकों को पहले से जारी हर 10 वारंट्स के बदले में आइनॉक्स विंड 158 वारंट्स भी जारी करेगी और हर एक वारंट की कीमत
तय की गई है। आइनॉक्स विंड एनर्जी के शेयरधारकों को ये वारंट्स 847 रुपए के इशू प्राइस पर जारी किए गए थे। इस मर्जर की घोषणा के बाद 13 जून को आइनॉक्स विंड का शेयर 0.4% गिरकर बंद हुआ, पर आइनॉक्स विंड एनर्जी के शेयर में 13% का उछाल देखने को मिला और शेयर ने दिन के दौरान 2148 रुपए के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर को भी छुआ था। 12वीं खबर, 13 जून मंगलवार को एमआरएफ यानी मद्रास रबर फैक्ट्री के शेयर ने इतिहास रच दिया। इस 3 लेटर्स के नाम वाले शेयर के भाव ने 6 अंकों का स्तर हासिल कर लिया और पूरे शेयर बाजार में ये इकलौता ऐसा शेयर है जिसने 1 लाख का आंकड़ा छुआ है। दिन के दौरान शेयर ने 1,440 रुपए के आसपास का आंकड़ा छुआ। अब जरा आपको इस शेयर का थोड़ा इतिहास बताते हैं। 3 मई 1995 को शेयर ने 1,000 रुपए का स्तर छुआ था। फरवरी 2022 में ये 10,000 रुपए, सितंबर 2014 में 25,000 रुपए, सितंबर 2016 में 50,000 रुपए और उसके बाद 2018 में 75,000 और अब जून 2023 में इसने 1 लाख का स्तर पार किया है। हालांकि 8 मई को इस शेयर ने एफएनओ यानी वायदा बाजार में 1 लाख का आंकड़ा पार किया था, पर कैश सेगमेंट में यह पहली बार हुआ है कि किसी शेयर ने 6 अंकों का स्तर पार किया है। अब इस शेयर की ऊंची कीमत की वजह भी जान लीजिए। दरअसल इस कंपनी ने अपने शेयर को कभी भी स्प्लिट नहीं किया यानी विभाजित नहीं किया है और बोनस की घोषणा भी नहीं की है। बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक एमआरएफ ने 2000 से लेकर आज तक एक बार भी ना तो बोनस शेयर की घोषणा की है और ना ही स्टॉक स्प्लिट की। 13 जून को एमआरएफ का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, एम&एम और अशोक लेलैंड के प्रमोटर हिंदुजा समूह भी यूके की ऑटो कंपनी एमजी मोटर की भारतीय इकाई एमजी मोटर इंडिया में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के मालिक सज्जन जिंदल पहले ही एमजी मोटर इंडिया में 45 से 48% हिस्सा खरीदने के लिए इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 36 में 14 जून को जानकारी दी थी। एमजी मोटर इंडिया का वैल्यूएशन करीब 8,000 करोड़ रुपए आंका गया है। माना जा रहा है कि इस डील को लेकर 3-4 महीने में करार किया जा सकता है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 9वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अपने ग्रोथ के अगले चरण को पूरा करने के लिए एमजी मोटर इंडिया की आरआईएल, हीरो ग्रुप, प्रेमजी इन्वेस्ट और जेएसडब्ल्यू ग्रुप समेत निवेशकों के साथ 50% से ज्यादा हिस्सा बेचने के लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि भारत चीन के बीच चल रही टेंशन के चलते इस कंपनी को अपनी पेरेंट कंपनी एसएआईसी मोटर से नए निवेश के लिए नियामक मंजूरियां मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 14 जून को जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स का शेयर 10.5% के बड़े उछाल के साथ और 15 जून को एम&एम का शेयर 1% की बढ़त लेकर बंद हुआ। अगली खबर, अदानी ग्रुप इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि समूह की विदेशी बैंकों समेत अपने लेंडर्स के साथ $3.8 अरब के लोन की रीफाइनेंसिंग यानी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बातचीत चल रही है। ये रकम ग्रुप की ओर से पिछले साल एसीसी और अंबुजा के अधिग्रहण के लिए उठाए गए लोन का ही हिस्सा है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में जारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ग्रुप की ओर से पहली बार ऐसा कदम उठाया जा रहा है। अदानी समूह इस लोन की अवधि को बढ़ाने के लिए बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है और माना जा रहा है कि रीफाइनेंसिंग की यह प्रक्रिया 3 से 4 महीने में पूरी हो सकती है, जिसमें बार्कलेस, डॉयश बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड हिस्सा ले सकते हैं। इस डील से इस बात का अंदाजा लगेगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद क्या ग्लोबल बैंक फिर से अदानी ग्रुप के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे या फिर नहीं। 14 जून को अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर 1/4% गिरा था, पर एसीसी और अंबुजा के शेयर में 1% तक की बढ़त देखने को मिली थी। दूसरी खबर यह है कि सितंबर 2020 के बाद से समूह की 6 लिस्टेड कंपनियों में विदेशी निवेशकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक अदानी समूह की इन कंपनियों में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट और अदानी पावर शामिल हैं। मार्च 2023 में अदानी एंटरप्राइजेस में एफपीआई की संख्या 3 गुना बढ़कर 410 हो गई है, जबकि सितंबर 2020 में यह आंकड़ा 133 पर था। सितंबर 2020 की तुलना में मार्च 2023 में अदानी टोटल गैस में विदेशी निवेशकों की संख्या 63 से बढ़कर 532, अदानी ट्रांसमिशन में 62 से बढ़कर 431 और अदानी ग्रीन में 94 से बढ़कर 581 हो गई है। 15 जून को अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी टोटल गैस में 1.25 से 2.5% तक की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई थी। 15वीं खबर, नकदी की दिक्कत से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने बिजनेस रिवाइवल प्लान के तहत 14,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सामने रखा है। इस प्रस्ताव के तहत कंपनी के प्रमोटर्स आदित्य बिरला ग्रुप और यूके का वोडाफोन ग्रुप आधा निवेश करेंगे। इस महीने की शुरुआत में सरकार को सौंपे गए रिवाइवल प्लान के अनुसार आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप बहुत जल्द कंपनी में 2,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इक्विटी निवेश कर सकते हैं। सितंबर 2021 में सरकार की ओर से दिए गए रिवाइवल पैकेज के बाद से प्रमोटर कंपनी में 5,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इक्विटी निवेश कर चुके हैं। इसके अलावा बाकी बची 7,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाने में प्रमोटर्स कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। ये रकम सीधे इक्विटी या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए किसी बाहरी निवेशक से जुटाई जाएगी। यही नहीं, इस रिवाइवल प्लान के अलावा कंपनी अपने लेंडर से 25,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन की मांग भी कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनालिस्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए के कैश क्रंच का सामना
करना पड़ सकता है। 14 जून को वोडाफोन आइडिया का शेयर 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ। साथ ही वोडाफोन आइडिया ने देश भर में अपने 5 से 7% यानी करीब 25,000 रिटेल पार्टनर्स को हटा दिया है। इस कदम के जरिए कंपनी की सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े खर्च कम करने की मंशा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हटाए गए रिटेलर्स कंपनी को लंबे समय से नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे, जहां तक ग्राहक अधिग्रहण खर्च की बात है। इंडस्ट्री अनुमान के अनुसार भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी अन्य टेलीकॉम कंपनियों की तरह ही वोडाफोन आइडिया के देश भर में 4 से 5 लाख रिटेल टच पॉइंट्स हैं। इनमें से ज्यादातर रिटेलर्स मल्टी ब्रांड ऑपरेटर्स हैं। 16 जून को वोडाफोन आइडिया का शेयर एकदम सपाट बंद हुआ था। अगली खबर, बुधवार 14 जून को शुरुआती कुछ मिनटों में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी सीडीएसएल के 56 लाख शेयरों का यानी 5.4% हिस्से का ब्लॉक डील हुआ था। एनएसई पर जारी ब्लॉक डील के आंकड़ों के मुताबिक सीडीएसएल की पेरेंट कंपनी बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इस ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम की है। बीएसई ने 468 करोड़ रुपए में कंपनी की 4.5% हिस्सेदारी बेची है। मार्च 2023 के अंत तक बीएसई के पास सीडीएसएल की 20% हिस्सेदारी थी। 2017 में सीडीएसएल का आईपीओ आया था, जिसमें बीएसई ने अपना 26% हिस्सा बेचा था। बीएसई ने अपना हिस्सा 50% से घटाकर 24% किया था, ताकि मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों का अनुपालन किया जा सके। सेबी नियमों के मुताबिक कोई स्टॉक एक्सचेंज किसी डिपॉजिटरी में 24% से ज्यादा हिस्सा होल्ड नहीं कर सकता। 14 जून को सीडीएसएल के शेयर में 6% तक की गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान शेयर ने 985 रुपए का इंटरडे लो टच किया और क्लोजिंग करीब 3% की गिरावट के साथ हुई। अगली खबर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म बेन कैपिटल की ओर से देश के तीसरे सबसे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक में गुरुवार को ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करने की खबरें आई। कारोबार के शुरुआती कुछ मिनटों में ब्लॉक डील के जरिए एक्सिस बैंक के 1,89,000 शेयरों का सौदा हुआ। दरअसल बेन कैपिटल की बुधवार की क्लोजिंग से हल्के डिस्काउंट पर 0.25% हिस्सा बेचने की योजना थी। इस ब्लॉक डील का ऑफर प्राइस 964 से 977.7 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि बुधवार के 977 रुपए 70 पैसे की क्लोजिंग भाव से 1.4% के डिस्काउंट पर था। इस डील की टर्मशीट के मुताबिक बेन कैपिटल को अपने 2.25 करोड़ शेयर बेचने थे, जिससे पीई फर्म को 2,163 से 2,188 करोड़ रुपए की रकम मिलती। आपको बता दें कि बेन कैपिटल की एंटिटी बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट 7 के पास 31 मार्च 2023 तक एक्सिस बैंक का 1.3% हिस्सा था। 15 जून को ब्लॉक डील के बाद एक्सिस बैंक का शेयर मामूली बढ़त के साथ पर दिन के निचले स्तर से रिकवरी के साथ बंद हुआ। अगली खबर, पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा देश के 8वें सबसे बड़े म्यूचुअल फंड यूटीआई एएमसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए औपचारिक बोलियां मंगवाने की मांग कर रहे हैं। यूटीआई एएमसी में पीएनबी, एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा की मिलाकर करीब 45% हिस्सेदारी है। कंपनी नामा के एपिसोड नंबर 53 में हमने आपको बताया था कि टाटा एएमसी की यूटीआई एएमसी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत अंतिम दौर में है, जिसके लिए इन चारों कंपनियों ने मर्चेंट बैंकर्स को भी नियुक्त कर लिया था। पर एक बड़े निवेशक की ओर से औपचारिक बिडिंग प्रक्रिया की मांग के चलते सौदा पूरा नहीं हो पाया था। इस सौदे की फाइनल वैल्यू के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर गुरुवार की क्लोजिंग के हिसाब से यूटीआई एएमसी का कुल मार्केट कैप करीब 8700 करोड़ रुपए था और कंपनी के एयूएम 2,39,000 करोड़ रुपए के थे, जो कि देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुल एयूएम का 6% हिस्सा है। इस हिस्सा खरीद के लिए टाटा ग्रुप फ्रेश बोली जमा कर सकता है। 15 जून को यूटीआई एएमसी का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ। 19वीं खबर, आईक्यू लाइटिंग के शेयरों की बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग हुई इस हफ्ते। 285 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर शेयर 392 रुपए 50 पैसे पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से करीब 38% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। वहीं बीएसई पर शेयरों में ट्रेडिंग की शुरुआत 37.2% के प्रीमियम के साथ 391 रुपए पर हुई। दरअसल इस आईपीओ से कंपनी ने 607 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है, जिसमें से 350 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था और ओएफएस के जरिए 90 लाख शेयर बेचे गए थे और ये इशू कुल करीब 68 गुना सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबीज का हिस्सा करीब 164 गुना, एचएनआईज का करीब 63 गुना और रिटेल का हिस्सा करीब 14 गुना भरा था। आईपीओ की रकम का कुछ हिस्सा कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करेगी और कुछ हिस्से से आईक्यू सॉल्यूशंस नाम की सब्सिडी में निवेश किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल नोएडा में नया प्लांट लगाने पर किया जाएगा। 16 जून को शेयर 41% की बढ़त लेकर बंद हुआ। 20वीं खबर, शुक्रवार 16 जून को कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में कई सारी ब्लॉक डील्स हुई। कंपनी के शेयरों में 6 ब्लॉक डील के जरिए 6 करोड़ 41 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जो कंपनी की कुल इक्विटी के 6.25% हिस्से के बराबर है। गुरुवार 15 जून को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को मुख्य पदों पर की गई नियुक्ति की जानकारी भी दी। इन नियुक्तियों में टीएस अनंतरमन को 15 दिसंबर से 3 साल के लिए दोबारा नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुन लिया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में कंपनी के प्रबंधन ने कई सारे विदेशी निवेशकों के साथ मुलाकात की थी और अब कंपनी में बड़े सौदे होते हुए नजर आए हैं। 16 जून को कल्याण ज्वेलर्स का शेयर में करीब 17% तक की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई और दिन के दौरान शेयर ने 134 रुपए 90 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था।
तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। गो फर्स्ट को लेकर इस हफ्ते कई तरह की खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि कंपनी के रिवाइवल के लिए यानी कामकाज दोबारा शुरू करने के लिए इंसॉल्वेंसी में सहायता देने के लिए नियुक्त की गई कंपनी ईवाई की तरफ से रिवाइवल के लिए 500 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गो फर्स्ट के क्रेडिटर्स की कमेटी यानी सीओसी कंपनी को अंतरिम फाइनेंस देने के लिए मान गई है और कमेटी के बड़े क्रेडिटर्स से ईवाई 500 करोड़ रुपए फंडिंग की मांग कर सकता है। हालांकि बैंकों की कमेटी यानी सीओसी ने गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी को बदल दिया है, जिससे रिवाइवल प्लान को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। 14 जून को बॉम्बे बर्मा के शेयर में आधा फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के आरपी को इंजन लेसर्स के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। गो फर्स्ट ने एसएमबीसी एफ्रो इंजन लीज बीवी और इंजन लीज फाइनेंस बीवी से कुल 9 इंजन लीज पर लिए हैं, जिनके रखरखाव के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। दरअसल इन लेसर्स ने एनसीएलटी से अपने एसेट्स की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। दूसरा अपडेट ये है कि एनसीएलटी ने कंपनी के नए आरपी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अभिलाष लाल की जगह ईवाई के शैलेंद्र अजमेरा को नए आरपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि एनसीएलटी के दोनों फैसले तब आए हैं जब कंपनी ने अपनी उड़ानों को 19 जून तक रद्द कर दिया है। इसके पीछे परिचालन कारणों का हवाला दिया गया है। दूसरी खबर, जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के मर्जर के रास्ते में नई अड़चन आ खड़ी हो गई है। सोमवार 12 जून की शाम को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक अंतरिम ऑर्डर पारित किया है, जिसमें सेबी ने एसएल समूह के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में मुख्य पदों पर नियुक्ति की रोक लगा दी है। सेबी की ओर से दी गई जांच के बाद आए ऑर्डर में कहा गया है कि जी एंटरटेनमेंट में मुख्य पदों पर रहते हुए निजी फायदों के लिए इन दोनों ने अपने पदों का गलत इस्तेमाल किया और पैसों की हेराफेरी की। सेबी ने अपने ऑर्डर में जी एंटरटेनमेंट से हुई फंड्स की हेराफेरी को फ्लोचार्ट के जरिए काफी डिटेल तरीके से बताया है। इस फ्लोचार्ट के जरिए बताया गया है कि किस तरह कंपनी के फंड्स को ग्रुप से जुड़ी एंटिटीज में डाइवर्ट किया गया, जिसमें सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका एक्टिवली इन्वॉल्व थे। सेबी ने जी एंटरटेनमेंट को निर्देश दिया है कि इस आदेश को 7 दिन के अंदर यानी कंपनी के बोर्ड के सामने रखा जाए। साथ ही सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को जवाब सौंपने के लिए 21 दिन का समय दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेबी के इस फैसले से जी सोनी मर्जर में देरी हो सकती है। 13 जून को जब यह खबर आई तो जी एंटरटेनमेंट के शेयर में इंटरडे में 6.5% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग अच्छी खासी रिकवरी के साथ 0.25% की गिरावट के साथ हुई, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट ने सेबी के अंतरिम ऑर्डर को सैट में चुनौती दे दी थी। 15 जून को खबर आई कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका की सेबी के अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ की गई अपील पर सैट सुनवाई के लिए तैयार तो हो गया है, पर सेबी के अंतरिम ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर सैट ने सुनवाई को 19 जून यानी सोमवार तक टाल दिया है। 15 जून को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 4.5% की गिरावट लेकर बंद हुआ। तीसरी खबर, गोल्ड रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार से जुड़ी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बाजार में चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल राजेश एक्सपोर्ट ने अभी तक वित्त वर्ष 2023 के ऑडिटेड नतीजों के साथ साथ ऑडिटर की रिपोर्ट फाइल नहीं की है। 30 मई 2023 को कंपनी ने चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2023 के नतीजे घोषित किए थे, पर इसके साथ ऑडिट रिपोर्ट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दाखिल नहीं किए गए थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मुताबिक किसी भी कंपनी के निवेशक ऑडिट रिपोर्ट को काफी ध्यान से देखते हैं। हालांकि राजेश एक्सपोर्ट्स के सीनियर अधिकारी का कहना है कि अगर एक्सचेंज ने मांग की तो ऑडिट रिपोर्ट जमा करने को तैयार हैं। दूसरी ओर कंपनी के ऑडिटर बीएसडीएन कंपनी के पार्टनर पीएल वेंकटाधारी के मुताबिक ऑडिट फर्म ने ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर कंपनी को भेज दी है, पर उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कंपनी ने नतीजों के साथ फाइलिंग की है या फिर नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 134 के तहत कंपनियों की ओर से ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग करना जरूरी है। 14 जून को जब यह खबर आई तो राजेश एक्सपोर्ट का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। चौथी खबर, विमान लीज पर देने वाली कंपनी एयर कैसल ने स्पाइसजेट के खिलाफ दूसरी बार एनसीएलटी में याचिका दाखिल की है। एयर कैसल ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि स्पाइसजेट बकाया रकम का भुगतान करने में असफल रही है। स्पाइसजेट के खिलाफ इस तरह का ये तीसरा मामला है। हालांकि एनसीएलटी ने एयर कैसल की दूसरी दिवालिया याचिका पर सवाल खड़े किए हैं। एनसीएलटी ने एयर कैसल के वकीलों से पूछा है कि इस याचिका का कानूनी अधिकार क्या है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को एयर कैसल ने स्पाइसजेट के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी शुरू करने से जुड़ी याचिका दाखिल की थी। एनसीएलटी में इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होने वाली थी। इसी सोमवार यानी 12 जून को विल्मिंगटन ने एनसीएलटी में स्पाइसजेट के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर 16 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। अपनी याचिका में विल्मिंगटन ने स्पाइसजेट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया था। 14 जून को स्पाइसजेट का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था।
पांचवी खबर, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सैट ने सहारा के बीमा कारोबार को एसबीआई लाइफ को सौंपने के फैसले पर रोक लगा दी है। 2 जून को इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने सहारा इंडिया लाइफ का पूरा कारोबार एसबीआई लाइफ को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत सहारा समूह की फर्म की संपत्तियों और लगभग 2 लाख पॉलिसी की देनदारियों को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को ट्रांसफर किया जाना था। आपको बता दें कि सहारा इंडिया लाइफ ने इरडा के आदेश के खिलाफ सैट में अपील की थी, जिसके बाद यह फैसला आया है। सहारा इंडिया ने अदालत में यह दलील दी थी कि इरडा का यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और बीमा कंपनी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया है। कंपनी ने यह भी कहा कि सहारा इंडिया लाइफ अपने पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। सैट के इस फैसले से सहारा इंडिया लाइफ के पॉलिसी होल्डर्स को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनका इंतजार और बढ़ गया है। इससे पहले इरडा ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन सैट ने इस फैसले पर भी रोक लगा दी थी। 14 जून को जब यह खबर आई तो एसबीआई लाइफ का शेयर 1/4% गिरकर बंद हुआ था। छठी खबर, कोयला उत्पादन से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कोल इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोल इंडिया पर कंपटीशन एक्ट लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोल इंडिया के उस दावे को नकार दिया है जिसमें कोल इंडिया ने कहा था कि कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट या कोल माइन एक्ट की वजह से उस पर कंपटीशन एक्ट लागू नहीं होता। कंपटीशन कमीशन ने इस दलील का विरोध किया था और तर्क दिया था कि कोल इंडिया ने कंपटीशन एक्ट के किसी भी प्रावधान को कोई संवैधानिक चुनौती नहीं दी है। आपको बता दें कि यह मामला 2014 से शुरू हुआ था, जब कंपटीशन कमीशन ने कोल इंडिया को कोयला सेक्टर में दबदबे की स्थिति के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया था। 16 जून को कोल इंडिया का शेयर हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की, स्टार्टअप अपडेट में, और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। पहली खबर, देश में फिनटेक सेक्टर में निवेश में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आईआईएफएल की फिनटेक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में फिनटेक स्टार्टअप्स की फंडिंग में 40% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि 2022 में फिनटेक सेक्टर की कंपनियों को कुल 39 अरब डॉलर की फंडिंग मिली थी। 2022 में ग्लोबल आर्थिक मंदी और यूक्रेन रूस युद्ध जैसे कारणों की वजह से निवेश में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि वित्त वर्ष 2022 में इस सेक्टर में 476 सौदे हुए थे और 6 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई गई थी। आपको बता दें कि फिलहाल देश में 9,500 से ज्यादा फिनटेक कंपनियां कामकाज कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत में सबसे ज्यादा फिनटेक कंपनियां हैं। अमेरिका में 31,950 और ब्रिटेन में 12,787 फिनटेक कंपनियां कामकाज कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारतीय फिनटेक बाजार का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 1 लाख करोड़ डॉलर के स्तर को पार कर जाएगा। दूसरी खबर, देश के सबसे मूल्यवान एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बायजूस के लिए एक राहत की खबर आई है। दरअसल बायजूस को कर्ज देने वाले बैंकों ने कहा है कि वो कंपनी के साथ कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग से जुड़े मामले पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बैंकों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हर बैंक कंपनी से अलग अलग बात नहीं करेगा, बल्कि सभी बैंक एक साथ अपनी बात रखेंगे। बायजूस ने बैंकों से जो कर्ज लिया था, मई के दौरान उस कर्ज की किस्त चुकाने में कंपनी असफल रही थी। कर्ज की किस्त चुकाने में हुई चूक के बाद बायजूस ने बैंकों के खिलाफ कोर्ट में केस भी दाखिल किया था। अब बैंकों की तरफ से कहा गया है कि वो कंपनी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये था कॉर्पोरेट और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का इस हफ्ते का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले शनिवार शाम को इसी समय इसी जगह नई खबरों के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।